साथियों नमस्कार। बेहद चिंताजनक खबरों का एक स्ट्रिंग, पूरा एक रेला खबरों का आ रहा है, जिसके बीच आज हम इस अड्डा में आपसे जुड़ रहे हैं और कुछ मिनटों के लिए आपसे ये अपनी चिंता साझा करना चाहते हैं कि किस तरह से डीप स्टेट जो है, डीप स्टेट यानी ऐसी ताकतें, ऐसे फोर्सेस जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इस चालाकी और इस साजिश के साथ काम करते हैं कि वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका जो मकसद है, उनकी जो मंशा होती है, उनके जो गेम प्लान, जो उनके कंस्पिरेसीज होती हैं, वो आपको जगह-जगह दिखाई देती है और उसकी ताकत आपको महसूस की जाती है। इसीलिए उसको डीप स्टेट कहते हैं। यानी ताकत का वो एक तरीका, ताकत का ताकत का वो बाजू जो नजर नहीं आता, क्योंकि कहीं बहुत गहरे उसकी जड़ें जमी हुई हैं। तो साथियों, मामला शुरू होता है बांग्लादेश में, जो बहुत ही चिंताजनक और तेजी से जो घटनाक्रम हुआ है सोमवार के दिन। मैं इसको पूरी तरह अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं कहूंगी, क्योंकि स्थितियां जिस दिशा में जा रही थी, तो ये अंदाजा तो लग ही गया था कि कुछ बड़ा एक उथल-पुथल वहां होने जा रही है। लेकिन एकदम से तख्ता पलट होगा, इसको लेकर दो तरह के विचार थे। 2-3 महीने से जब से वहां गड़बड़ी और प्रोटेस्ट और एक वहां के लोगों के बीच में एक अशांति और अस्थिरता नजर आने लगी, और फिर उसके बाद वो हिंसा में तब्दील हो गई। तो कई लोग तो ये कह रहे थे कि इस बार शेख हसीना का तख्ता पलट होकर ही ये मामला वहां तक जाएगा। लेकिन कईयों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद स्थितियां शेख हसीना इस बात के लिए जानी जाती हैं, उनकी ये प्रोफाइल, उनकी ये पहचान रही है कि वो कट्टरपंथी ताकतों और ऐसे लोग जो उनको परेशान करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं, उन पर कार्रवाई करने में वो जरा भी हिचकती नहीं है। ऐसी एक छवि शेख हसीना की रही है। तो इसीलिए दो तरह के विचार हो रहे थे। कुछ को लगता था कि तख्ता पलट अब हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी ताकतें वहां एकजुट हो गई थी शेख हसीना के खिलाफ कि हालात काबू से बाहर होना तय था। लेकिन कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि शेख हसीना के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए शायद संभल जाए। बहरहाल, जिनको हालात संभलने की उम्मीद थी वो कुछ ज्यादा ही आशावादी साबित हुए और ये हो नहीं पाया। तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना अपनी मातृभूमि को छोड़कर बाहर शरण लेने को निकल चुकी हैं। हम निश्चित रूप से ज्यादा कुछ अभी नहीं कह सकते, बिकॉज द सिचुएशन इज इवॉल्विंग। बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं, घटनाक्रम जो है आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारी अनिश्चितताएं इस समय हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को लेकर है। ये अनिश्चितताएं जो हैं, ये वहां अब इंटरिम सरकार का क्या स्वरूप होगा उसको लेकर भी हैं। क्या वहां इंटरिम सरकार का मतलब है कि कोई राजनीतिक दलों को लाया जाएगा, या कुछ लोग नामित कर दिए जाएंगे अपनी सेना की मर्जी से, या सेना पूरी तरह शासन को अपने कब्जे में रखेगी। सेना के अधिकारियों के बयान से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसीलिए हम बांग्लादेश के घटनाक्रम पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते अनिश्चितताओं के बीच में। मगर हमारी पहली और सबसे बड़ी चिंता हमारे भारत में इसका जो स्पिल ओवर है, इसको लेकर जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर है। आप सब जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए उन हिंदुओं को लेकर है जो बिल्कुल डेस्परेट होकर, बिल्कुल एक तरह से समझिए कि बिल्कुल निराश और बिल्कुल परेशान होकर बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीकों से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। लगातार हर मिनट पर हिंदू धर्मस्थलों, पूजा स्थलों पर हमले, आगजनी की खबरें आ रही हैं और हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। मारे जाने वालों में वहां के हिंदू धर्म को मानने वाले पत्रकार, वहां के सभासद, कॉरपोरेटर, इस स्तर के लोग भी हैं। आम लोगों की बात तो छोड़िए, और पता नहीं ये कब तक चलेगा।
इतने ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के रेजिम में वहां के माइनॉरिटीज पे, हिंदुओं पे हमले नहीं होते थे, खूब होते थे। उनके मंदिरों पे, उनके दुर्गा पूजा के पंडाल पे, उनकी बच्चियों पे, उनके स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में हैं उन पे। लेकिन फिर भी शेख हसीना का जो रेजिम है, कार्यकाल, वो इस बात के लिए जाना जाता था कि उनके रेजिम में अन्य पार्टियों के मुकाबले, बीएनपी वगैरह, अवामी लीग के राज में कम से कम माइनॉरिटीज और महिलाएं तुलनात्मक रूप से उनको थोड़ी फ्रीडम भी थी और वो थोड़ा सशक्त भी हुए थे। बहरहाल ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी साथियों। हम आज जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि इतने हमलों और इतनी प्रताड़नाओं के बीच भी आज भी जो सबसे लेटेस्ट जो डाटा है हमारे पास, वो ये कहता है कि बांग्लादेश में अभी भी करीब 12% हिंदू पॉपुलेशन है। तो ये 12% की सुरक्षा की चिंता जो है वो इस समय हमारा सबसे बड़ा हमारा कंसर्न भी है और भारत की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप ये कहने की जरूरत नहीं है कि जब वो चारों तरफ से उनकी जान माल जब उस पर हमला हो तो वो अब उम्मीद के लिए केवल भारत ही एक ऐसी जगह है जिसकी ओर वो देखेंगे। लेकिन उस पर आगे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, हम उस पर आपसे जुड़ेंगे और आपसे अपने आप और हम अपने विचार साझा करेंगे। इस समय मैं आपको बता रही हूं कि साथियों, किस तरह से डीप स्टेट जो है वो अपनी जो अपने उसके जो बाजू, उसके जो आर्म्स हैं, उसको कैसे कैसे वो सक्रिय करता है और कैसे कैसे किस लेवल पर वो काम करता है। और इसका सबसे अभी जो हमारे सामने उदाहरण है वो आप देखेंगे कि जैसे ही ये खबर आई कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ रहा है, हालांकि बाद में पता चला इस्तीफे की खबर की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन उनको ढाका छोड़कर हटना पड़ा, निकलना पड़ा वहां से आनन फानन में। अगर वो रुक जाती तो निश्चित है कि उनकी जान खतरे में थी, जैसे कभी उनके पिता को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होना पड़ा। तो इस घटना को 1 घंटा भी नहीं हुआ था साथियों, और धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जहां जिसको जो माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया पे अवसर मिला, एक जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल शब्दशः एक तरह के पोस्ट जो है वो धड़ाधड़ भारत में शेयर होने लगे। एक तरफ हम और आप जैसे लोग हैं जो ये सोचकर चिंतित हैं कि हमारा एक पड़ोसी, जहां एक अच्छी, स्थिर और शांतिपूर्ण एक वातावरण था, वहां अचानक इस तरह से हालात बिगड़े और अब पता नहीं आगे कितनी अनिश्चितता होगी और किस तरह से रैडिकल कट्टर इस्लामिक ताकतें जो हैं उनका वहां फिर से बोलबाला होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो तो छात्रों की केवल आड़ ली गई, वो तो दरअसल जमात का पूरा वो आंदोलन था। और ये भी तय हो चुका था कि वो जो कोटा को लेकर आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, वो शुरू में उसका कारण कोटा हो सकता है, लेकिन बाद में वो हसीना हटाओ, केवल यही उसका एकमात्र मकसद उस आंदोलन का रह गया था। बहरहाल, तो मैं वापस आते हैं इस बात पर कि किस तरह भारत में डीप स्टेट काम करता है। तो साथियों, जैसे ही शेख हसीना के देश छोड़कर जाना जाना पड़ा, इसकी खबर आई, वैसे ही यहाँ इस तरह के पोस्ट चलने लगे जैसे कि जब कोई तानाशाह होता है तो उसका यही अंत होता है, उसको या तो भागना पड़ता है या जान देनी पड़ती है। फिर ये कि फिर उसको राजनीति से जोड़ा गया कि अपने ओपोनेंट्स पर आप किस तरह करते हैं, आप पूरे डंडे से काम करते हैं, और इसी तरह के तानाशाही और ऑटोक्रेसी और जोर जबरदस्ती से सरकार चलाना और मनमानी, इस तरह की बातों को जबरदस्त तरीके से फैशिज्म और ये सब का नाम लेकर एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। और कहीं नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन आप जब उन हैंडल्स को देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये इशारा सीधे सीधे भारत की सरकार पर है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। और ये सिर्फ कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों और कुछ कमेंटेटर्स और पत्रकारों या टिप्पणीकारों तक नहीं रह गया। इसमें कुछ राजनीतिक दलों के ऐसे नेता जो राजनीतिक क्षेत्र में कम काम करते हैं और एक्टिविस्टों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए
उन्होंने भी इस तरह के बयान देने लगे और इस तरह के पोस्ट भेजने लगे। तो साथियों, मैं उन पोस्ट्स की भाषा को बार बार दोहरा करके समय आपका नष्ट नहीं करूंगी। सिर्फ एक बताऊंगी कि एक साहब तो इतने आगे चले गए कि उन्होंने बांग्लादेश में जो हुआ है उसको युवा शक्ति की जीत बता दिया। शायद ये सज्जन जब जमातियों के सामने जाएंगे और अन्य माइनॉरिटीज के प्रति जमातियों का रवैया है उसको देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये युवा शक्ति क्या होती है। उनका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इन सज्जन का फेक न्यूज बनाने में एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। शुरुआत इन्होंने तब की थी जब प्रधानमंत्री गलवान की लड़ाई के बाद, गलवान में जो घटना हुई उसके बाद, गलवान से जो घायल सैनिक आए थे उनको लेह के अस्पताल में देखने गए थे। उस बार इन्होंने फेक न्यूज शुरू की थी और तब से आज तक फेक न्यूज की एक लंबी फहरिस्त इन सज्जन के नाम है। और कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जो आप हर रोज देखते हैं और जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल हूबहू शब्दशः एक जैसे विचार, और सिर्फ विचार ही नहीं, एक जैसे पोस्ट इनके खूब फैलाए जा रहे हैं। हमारी सूचना ये है कि ये पोस्ट जो आ रहे हैं ये भारत में दिल्ली में जो मौजूद 2 दूतावासों, 2 एम्बेसीज की तरफ से शेयर किया जा रहा है और एक राजनीतिक दल के वॉर रूम से, उसके आईटी डिपार्टमेंट से शेयर किया जा रहा है। यानी शुद्ध रूप से ये एक राजनीतिक कैंपेन है, बांग्लादेश को बहाना बनाकर भारत सरकार को टारगेट करना। लेकिन आप कहेंगे कि अगर कुछ लोगों ने ऐसे ट्वीट कर दिए, भाई डेमोक्रेसी है, हर तरह के विचार होते हैं, हर देश में ये देखने को मिलता है, कर दिया तो क्या बिगड़ता है। सही बात है, जो विरोधी हैं वो विरोध में हर मौके को उपयोग करके उस पर अपनी विचार रखेंगे। लेकिन अगर मामला सिर्फ यहां तक होता साथियों तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। वास्तविकता ये है कि ये डीप स्टेट जो है ये पिछले 10 साल से इसी तरह के हालात, इसी तरह की अस्थिरता, इसी तरह का उथल पुथल भारत में पैदा करके और कोशिश रही है कि भारत में भी इतना उकसाया जाए लोगों को, इतनी ज्यादा गड़बड़ी और हिंसा और जो उपद्रव बनाया जाए कि सरकार को भी उसमें अंततः, आखिर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना है। पूर्ण अराजकता की छूट तो नहीं दी जा सकती। सरकार की एक अथॉरिटी, सरकार का एक इकबाल भी जरूरी है, तो वो उस पर एक्शन ले और उसके बाद फिर हालात बेकाबू हो जाएं। आप 2014-2015 से शुरू करिए, रोहित वेमुला के मुद्दे से लेकर के शाहीन बाग हो, दिल्ली के दंगे हो, कभी चाइना का मुद्दा हो, कभी स्टूडेंट्स का, यूथ का अनरेस्ट हो, कभी अग्निपथ योजना और अग्निवीर के बहाली का मुद्दा हो, और इसी तरह से लगातार एक के बाद एक मुद्दे खड़े करके इस समय जो सबसे ताजा, सबसे लेटेस्ट मुद्दा खड़ा करने का प्रयास हो रहा है वो है जातिगत जनगणना का। तो हर राज्य में जाना, उस पर कैंपेन करना, लोगों को उसके प्रति उकसाना, जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं भी है उनको भी जबरदस्ती लगातार उनको कैंपेन करके, उनको फीड करके, उनको उपद्रव के लिए उकसाना और फिर यह प्रयास करना कि सरकार उसमें रिएक्ट करे। कुछ लोगों को इस बात से शिकायत है कि इसका यह मतलब थोड़ी है कि सरकार बैठे रहे और किसी को कुछ भी करने की छूट दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार की एक अथॉरिटी, सरकार का एक इकबाल आवश्यक है, और जब कोई भी बहुत ज्यादा उपद्रव करेगा तो सरकार को उस पर एक्शन लेना, उस पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी भी है और उसके लिए ये उसकी ड्यूटी भी है, उसका धर्म है। लेकिन कार्रवाई करना, उकसावे में इस तरह का कोई कदम उठा लेना जो ओवरऑल देश के हित में ना हो बल्कि अहित कर जाए, इस चीज को हमें ये एक लीडरशिप की सूझबूझ और उनकी दूरदर्शिता, उनके विजन पर निर्भर करता है। हो सकता है शेख हसीना ने हालात को अगर किसी और तरीके से डील किया होता तो वो अपने इस समय अपने आप को बचा लेती, या हो सकता है नहीं भी बचा सकती, क्योंकि भारत और बांग्लादेश 2 अलग देश हैं, 2 अलग समाज है, 2 अलग हालात हैं। तो हम किन्हीं 2 देशों की परिस्थितियों को तुलना नहीं करना चाहते।
हम ये जरूर जोर देकर कहना चाहते हैं कि भारत में भी उसी तरह के प्रयास हो रहे हैं। फार्मर्स एजिटेशन में तो काफी चरम तक मामला पहुंच गया था और फिर से वही चुनाव आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन क्योंकि उस स्तर का समर्थन नहीं मिल रहा तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन वो ताकतें अभी भी लगी हुई हैं, हर रोज प्रयास कर रही हैं और वो हार मानने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर साथियों बात यह है कि हम शुरू से इस चीज को देख रहे हैं और आप देखिए कि कितनी तेजी से ये काम करते हैं। शेख हसीना के ढाका छोड़कर जाने की खबर का 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ था और ये धड़ाधड़ ये सारे मैसेजेस चल गए। ये डीप स्टेट नहीं है तो क्या है? ये डीप स्टेट का ही तो उदाहरण है कि वो किस तरह से काम करते हैं कि तुरंत यहां उन्होंने अपने लोगों को बिल्कुल ट्रिगर कर दिया, काम पे लगा दिया। तो आप सभी लोग समझदार हैं, आप ये समझते हैं, लेकिन अब आप नेपाल में देख लीजिए, वेनेजुएला में देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, अब बांग्लादेश को देख लीजिए और यूरोप में जो हो रहा है उसको भी देख लीजिए। तो अब कोई और इससे ज्यादा उदाहरण की कोई मुझे लगता है जरूरत है नहीं। और हम सबको नागरिक होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम समझें कि किस तरह से दुनिया की कुछ ताकतें हैं जिनको कोई भी कॉन्फिडेंट, कोई भी अपने आत्मबल, आत्मविश्वास पर चलने वाली सरकार पसंद नहीं है। कोई भी ऐसी ऐसी रेजिम, कोई भी ऐसा शासन उनको बर्दाश्त नहीं है जो कट्टरपंथियों और ये लिबरल और इस्लामिस्ट का जो गठजोड़ है इसको चुनौती दे। और जहां भी ऐसा कोई शासन होता है वो उसको अपदस्थ करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए हर तरह का वो तरीका अपनाने को तैयार हो जाते हैं। जगह जगह वो सफल हो चुके हैं, भारत में प्रयास जारी है और अभी तक वो सफल इसलिए, भले उनको छोटी मोटी जीत मिल जाती है, कभी उनका कवर पेज टाइम्स में छप जाता है, कभी छोटी सी जीत ले लेते हैं वो, लेकिन वास्तव में वो अपने मकसद में सफल अगर नहीं हो पाए हैं तो केवल इसलिए क्योंकि भारत की जनता इस मामले में समझदार है, सूझबूझ से काम लेती है, अनावश्यक उकसावे में नहीं आती और हमारी लीडरशिप इन हालात को समझते हुए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दे रही। तो बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है वो हमारे लिए चिंतित करने वाला भी है और हमें सावधान करने वाला, आगाह करने वाला भी है। आगे इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर रहेगी और फिर हम इसको लेकर आपसे संवाद करेंगे। हमारे अड्डा पर आइए और हमें सब्सक्राइब करिए और आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय, इस पूरे घटनाक्रम पे हमसे साझा करिए। नमस्कार।